तो अब तक हमने बेसिक करंट के बारे में देखा था और साथ में हमने देखा था कि ये कैसी क्वांटिटी है। अब आगे हम जो देखने जा रहे हैं कि अगर कोई चार्ज सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो उसके पास कितनी करंट होगी, ठीक है ना। तो चार्ज का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन से है कि अगर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो इस रोटेटरी मोशन के चलते उसके पास कितनी करंट होगी, क्योंकि भाई रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो यहाँ भी वही सेम चीज आ गई कि अगर इलेक्ट्रॉन हमारा अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो उसके चलते कितनी करंट मिलनी है। तो देखो हमारा अगला हेडिंग है करंट ड्यू टू रोटेटरी मोशन ऑफ चार्ज। तो ये चार्ज हम क्या लेंगे, यहाँ चार्ज हम इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के चलते कितनी हमको करंट मिलेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ये इलेक्ट्रॉन हमारा अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये एक सर्कुलर ऑर्बिट में ये क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और इसकी क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो एक तो हमें दिया गया है कि इसका रेडियस कितना है, रेडियस r है। इस इलेक्ट्रॉन की जो लीनियर वेलोसिटी कितनी है, v है, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये रिवॉल्व कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। इसके पास लीनियर वेलोसिटी v है, एंगुलर वेलोसिटी r है और r क्या हमारा रेडियस है। तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे रिवॉल्व करेगा तो हमारी जो करंट होगी उसका डायरेक्शन क्या होगा, जैसे उसके अपोजिट होगा। तो करंट का डायरेक्शन हमारा इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हमारा यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन कैसा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो करंट हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिल रही है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। v क्या है, v इज द लीनियर वेलोसिटी। v क्या है, ये लीनियर वेलोसिटी है। ओमेगा क्या है, इट इज द एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना, एंगुलर वेलोसिटी है। अच्छा, अब हमको रिलेशन पता है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन पता है, याद कर लो। v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है, इसका यूज कर सकते हैं हम लोग, यूज करेंगे ही। और आपको ये भी पता है कि जो ओमेगा होता है ये क्या होता है, 2 पाई बाई कैपिटल T भी होता है। अच्छा, अब एक काम और मान सकते हैं कि अगर ये इसकी लीनियर वेलोसिटी v है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ठीक है, तो लेट न्यू क्या इसकी फ्रीक्वेंसी है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, ये v हो गया, आप न्यू ले सकते हो, न्यू क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो अब हम करंट निकालना चाहते हैं, क्या कि इस इलेक्ट्रॉन के चलते कितने करंट मिलेगी। तो करंट कैसे निकालते हैं हम लोग, डिफिनेशन पढ़ा है हमने, I इज इक्वल टू करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब ये, यहां से देखो इलेक्ट्रॉन चल करके ऐसे एक चक्कर लगाया तो करंट कितनी मिलेगी, तो I इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, Q अपॉन T। तो यहां देखो चार्ज क्या है, चार्ज तो हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो E ले लो, और एक चक्कर का टाइम कितना है, दैट इज कैपिटल T, ठीक है। ये आपका टाइम पीरियड हो गया। तो एक तो यहाँ I इज इक्वल टू E अपॉन T हो गया। आप चाहो तो यहाँ देखो E इंटू 1 अपॉन टी, देखो 1 अपॉन टी को फ्रीक्वेंसी ले सकते हो, तो एक फॉर्मूला बना लो, क्या, I इज इक्वल टू E इंटू न्यू, ठीक है, I इज इक्वल टू E इंटू न्यू, एक फॉर्मूला हमारे यहाँ हो गया। अब यहाँ काम करते हैं अगेन, I इज इक्वल टू E अपॉन टी। टाइम कैसे निकलेगा, टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, तो टाइम पीरियड निकलेगा t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई r, ठीक है। देखो एक चक्कर का डिस्टेंस कितना हो गया, 2 पाई r, और इसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी है, v। सो e अपॉन 2 पाई r अपॉन v, तो ये हमारा हो जाएगा ev अपॉन 2 पाई r, ठीक है। तो एक रिलेशन हमको ये भी मिल गया कि I इज इक्वल टू क्या हो गया, ev अपॉन 2 पाई r, ठीक है। तो करंट का रिलेशन ev अपॉन 2 पाई r। अब यहां एक चीज और देखो, v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, v इज इक्वल टू क्या है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो इसको भी यूज कर सकते हो। तो ये हो गया E, v इज इक्वल टू कितना है, तो v इज इक्वल टू है आर ओमेगा, और डिवाइड कर लो क्या हो गया, 2 पाई r, ठीक है। आप ऐसे भी कंसिडर कर लो। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया, E इंटू ओमेगा अपॉन 2 पाई। देखो भाई, तो हमारे पास करंट के कई रिलेशन आते जा रहे हैं, रोटेटरी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के चलते हमारे पास कई रिलेशन आ गए। कौन कौन से रिलेशन आ गए, जरा मिलाते जाओ। तो पहला रिलेशन हो गया I इज इक्वल टू E इंटू न्यू, देख लो I इज इक्वल टू क्या हो गया, E इंटू न्यू हो गया। दूसरा क्या कहता है, इसी को आपने क्या लिखा,
E अपॉन कैपिटल T भी लिखा, ठीक है। इसके बाद क्या रिलेशन हमारे पास आ गया, देखो EV, V हमारा वेलोसिटी, EV अपॉन 2 पाई आर, ये भी रिलेशन आ गया। और क्या रिलेशन हमारे पास है, तो देखो ये भी है E ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो ये हमारे क्या है, छोटे छोटे रिलेशंस हो गए। किसके लिए हो गया, ये रोटेटरी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी रोटेटरी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के चलते हमको कितनी करंट मिलेगी। तो ये हमारे छोटे छोटे कई रिलेशंस हो गए, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट को याद रखोगे तो सारे रिलेशन आपको याद रखेंगे, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट को याद रखो कि क्या कॉन्सेप्ट कह रहा है, तो आपको सारे रिलेशंस कैसे हो जाएंगे, आपको सारे रिलेशंस मिल जाएंगे अपने आप। तो ये हमने क्या देखा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन रोटेटरी मोशन कर रहा है तो उस रोटेटरी मोशन के चलते हमको कितनी करंट मिलेगी। बहुत सिंपल सा रिलेशन देखा हमने कि इस करंट को हमने फाइंड कर लिया। अब इस पर न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आपको डाटा दिया रहेगा, ठीक है, करंट निकालनी रहेगी, फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, तो इस तरह से आप चार्ज रख करके आप इसको निकाल सकते हो। तो ये बेसिक हमारा हो गया क्या, करंट ड्यू टू रोटेटरी मोशन ऑफ चार्ज। अब हम डिस्कस करेंगे करंट डेंसिटी के बारे में, ठीक है। करंट डेंसिटी के बारे में, करंट डेंसिटी होती क्या है, तो पहले तो ये देख लो कि करंट डेंसिटी को हम लिखते हैं J से, ठीक है, इसको J से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। ये है क्या, तो देखो सिंपल डेंसिटी है ना, डेंसिटी को क्या कहते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। इसका मतलब यहाँ भी करंट डेंसिटी करंट अपॉन समथिंग। अब वो क्या चीज़ है जरा देखते हैं। तो अब ये कह रहा है कि सपोज करो हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, हमारे पास एक कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर में क्या है, हमारे पास एक करंट फ्लो हो रही है, ठीक। ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे इलेक्ट्रॉन हो गए, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर होगा और ये इलेक्ट्रॉन चलेंगे। इस तरह से हमारे पास करंट मिलेगी इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। अब ये मानते हो कि हमको क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, तो करंट डेंसिटी को डिफाइन करने के लिए हम करते क्या है, इस पॉइंट पर, यहाँ पे एक पॉइंट हमने लिया और यहाँ पे हमने एक एरिया ले लिया, इसके सराउंडिंग हमने क्या ले लिया, एक एरिया ले लिया। लेट एरिया इज ए, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ये ए है, और करंट कितनी फ्लो कर रही है, तो करंट हमारी आई, जो यूनिफॉर्म करंट है ये कितनी है, ये आई है। सो करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज J, एंड J इज इक्वल टू रेशियो ऑफ करंट टू द एरिया एट दैट पॉइंट, यानी यहाँ बहने वाली करंट और यहाँ एरिया का जो रेशियो है वही क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। सो J इज इक्वल टू I अपॉन A। देखो बड़ा सिंपल सा रिलेशन है। करंट डेंसिटी बेसिकली क्या है, करंट डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ करंट एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट दैट पॉइंट। तो और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो हमारे पास रिलेशन हो गया कि करंट डेंसिटी ये क्या होती है। अब एक चीज़ और जरा देख लो इसके साथ ही में कि इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट निकाल लेते हैं। देखो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट हो गया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन में निकाल लेते हैं किसका, करंट डेंसिटी J का डायमेंशन निकाल लेते हैं, क्या होगा, तो एम्पियर का हमने बताया था ये यही ले लोगे क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी है, और मीटर स्क्वायर का ये L के पावर 2, सो ये हो गया L के पावर -2। ये हो गया करंट डेंसिटी का डायमेंशन AL -2। और ये क्या कहते हैं, इनका कहना है कि J इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये कैसी है, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ये करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम एज द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। J कैसी क्वांटिटी, J इज द वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। यानी यहाँ पे करंट डेंसिटी को निकालना होगा तो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन कैसा होगा, जिधर हमारा करंट होगा। देखो करंट हमारा इधर है तो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन भी कहाँ होगा, इस करंट के अलोंग ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ और आपको बताएंगे कि कैसे हम यहाँ दिखा सकते हैं कि जो करंट होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। यहाँ से भी हमको शो कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो करंट होता है इसका वेक्टर एडिशन नहीं हो पाता है, इसलिए जो करंट है कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहाँ से भी हम दिखा सकते हैं कि करंट कैसे, इसको कैसे स्केलर लेना है। तो देखो दोबारा करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I अपॉन A, तो इसको और कैसे डिफाइन कर सकते हो, J इज इक्वल टू I इज इक्वल टू Q अपॉन T, ठीक है, और एरिया को A रहने दो।
भाई हमने क्या किया, आई को क्या लिया, क्यू अपॉन टी कर दिया और ये एरिया क्रॉस सेक्शन ए हो गया। तो अगर हमारा यूनिट एरिया, ठीक है, एरिया कितना हो गया, 1 हो गया, 1 यूनिट कर दो और t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है ना, एरिया को 1 कर दो, t को 1 कर दो, तो j इज इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज द q, ठीक है। तो व्हाट इज करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, ये किसके बराबर है, उस अमाउंट ऑफ चार्ज के बराबर है जिस कहाँ पे, कि अगर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो करेंगे वही किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू करंट डेंसिटी के बराबर है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे एरिया आप यूनिट ले लो, यूनिट टाइम में जो चार्ज मूव करेगा वही क्या है, दैट इज द करंट डेंसिटी। बट हमने देखा कि करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू क्या है, I अपॉन A, ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी रिलेशन को फॉलो कर सकते हैं। तो ये तो हो गया करंट डेंसिटी, हमने ये भी डिस्कस कर लिया कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम एज द फ्लो ऑफ करंट। अब इसमें बात आती है कि मान लो हमारे पास जो एरिया हम कंसिडर कर रहे हैं, ये एरिया हमारा बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। कैसे, जरा देखो फिर से, कि अगर हम मान लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक, और ये एरिया हमारा इस तरह से ना हो करके कुछ ऐसे है, क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा कुछ इस तरह से है, तो कैसे हम करंट डेंसिटी को यहाँ समझाएंगे, यहाँ जरा देखिए भाई। तो जरा देखो यहाँ फिर से, ये हमारा हो गया ये नॉर्मल, ठीक है, ये इस कंडक्टर का नॉर्मल हो गया। अगर ये एरिया देखो, ये इसके साथ क्या है, नॉर्मल के साथ एंगल थीटा है, ठीक है, और ये एरिया कितना है, ये एरिया हमारा ए है, ये कितना है, ए है। तो इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इसका कंपोनेंट देखो, ये एंगल थीटा है, तो इसका कंपोनेंट हमारा हो जाएगा, दिस बिकम्स ए कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे करंट डेंसिटी निकालनी हो, अगर हमको इसके लिए करंट डेंसिटी निकालनी हो तो क्या लिखेंगे, J इज इक्वल टू, ठीक है ना, I अपॉन एरिया कितना हो गया, दैट इज द A cos थीटा, तो क्या लिखोगे, A cos थीटा, ठीक है। J इज इक्वल टू I अपॉन A cos थीटा। तो देखो यहाँ और इसको थोड़ा एक्सपेंड कर ले, हम लोग क्या कर सकते हैं, सो I इज इक्वल टू J A cos थीटा। तो देखो ये करंट डेंसिटी क्या है, करंट क्या है, करंट जो है, करंट डेंसिटी और एरिया का क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि क्या आ रहा है, cos थीटा आ रहा है। इस तरह से आप कह सकते हो कि जो करंट डेंसिटी है ना, वो क्या है, वो डॉट प्रोडक्ट है। तो आप लिख सकते हो I इज इक्वल टू वेक्टर J डॉट वेक्टर A, ठीक है। देखो यहाँ भी आप लिख सकते हो क्या, J इज इक्वल टू, यानी वेक्टर टर्म लिखना चाहो तो लिख सकते हो वेक्टर J इज इक्वल टू वेक्टर I अपॉन वेक्टर A। यहाँ A क्या हो गया, वेक्टर A हमारा एरिया वेक्टर हो गया, तो I इज इक्वल टू वेक्टर J डॉट वेक्टर A। आप कह सकते हो कि ये क्या है, बेसिकली ये डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट होता कैसा है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इस तरह से करंट हमारी कैसी हो गई, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं कि करंट हमारी कैसी क्वांटिटी है, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो देखो इस तरह से हमने यहाँ देखा कि किस तरह से हम करंट डेंसिटी को हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ शो भी कर सकते हैं कि ये हमारा जो करंट है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो करंट डेंसिटी दोबारा देख लो क्या है, करंट डेंसिटी बेसिकली रेशियो है। करंट डेंसिटी क्या है, रेशियो, किसका रेशियो है, तो किसी पॉइंट पे करंट और वहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया का रेशियो है। तो यहाँ ऐसे भी कह सकते हो कि करंट डेंसिटी इज इक्वल टू दैट अमाउंट ऑफ करंट जहाँ पे एरिया कैसा हो, यूनिट हो, यूनिट एरिया के लिए जो करंट होगा वही दैट इज द करंट डेंसिटी हो गई। फिर हमने डिस्कस किया कि अगर यहाँ एरिया क्रॉस सेक्शन कैसा हो, ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है, नॉर्मल नहीं है, कुछ इस तरह से है, ये नॉर्मल के साथ एंगल थीटा बन रहा है। इस तरह से हमारे पास J इज इक्वल आई यहाँ निकाल सकते हो, I इज इक्वल टू J cos थीटा या J इज इक्वल टू I अपॉन A cos थीटा। ये हमारा रिलेशन हो गया करंट डेंसिटी के लिए। तो अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल फॉर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल फॉर इलेक्ट्रिक कंडक्शन, यानी किसी भी कंडक्टर में अगर या किसी मेटल में करंट फ्लो कर रही है तो यहाँ पे बेसिक क्या क्या चीज़ें होती हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में। आपको क्या कहना चाह रहा है ये कि अगर आपको वो मॉडल समझना है, ठीक है ना, वो क्या मॉडल है, कैसे किसी मेटल में कैसे करंट का कंडक्शन होता है, वो यहाँ इसको देखना है। और इससे पहले हम कुछ छोटे छोटे टर्म्स को समझेंगे, ठीक है, पहले कुछ छोटे छोटे टर्म्स को समझेंगे। तो पहले चीज़ तो ये दिमाग में बैठा लो कि अगर मेटल है तो इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना।
अब वो इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है, तो पहले उस मेटल की बात करते हैं जिसमें हमारे पास क्या थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। तो पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, किसका, फ्री इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में हमको पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं, कहाँ से आते हैं ये, ठीक है ना। यहाँ तो हमें पता था कि फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मॉडल आपको हमने समझाया था कि हमारा न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या, ये हमारा ऑर्बिट है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन थे ना, जो ऑर्बिट में न्यूक्लियस से दूर थे, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ न्यूक्लियस से दूर थे, ध्यान देखिए, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर थे यहाँ से, तो इन पे थोड़ा फोर्स हमारा कैसा है, कोलम्बियन फोर्स कम लग रहा था। तो और इनको होता है क्या कि इनको अलग से कहीं से एनर्जी मिल जाती है, रूम टेम्परेचर पे एनर्जी मिल जाती है, ये इलेक्ट्रॉन मेटल छोड़ करके बाहर आ जाते हैं, और यही क्या बन जाता है, दीज आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। ये हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन गए। इस तरह से कोई भी मेटल होगा उसमें हमारे पास ढेर सारे क्या होंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और हमने बताया भी था कि इसकी जो संख्या है 1/29 10/29 क्यूबिक मीटर, ठीक है ना। आप देख सकते हो पर क्यूबिक मीटर क्या है, 10/29 ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो ये हमारा है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मॉडल है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने और कैसे अवेलेबल है। और इनके पास खास बात होती है कि इन इलेक्ट्रॉनों के पास काफ़ी वेलोसिटी होती है, काफ़ी तेजी से ये चलते रहते हैं। तो ऐसे वेलोसिटी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी। तो देखो हमारे पास जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो क्या है, दैट इज द थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी, अच्छा, ये वेलोसिटी पा करके इलेक्ट्रॉन करते क्या है, ये वेलोसिटी जो पाते हैं तो इलेक्ट्रॉन अपने इस मेटल के अंदर बहुत तेजी से चलते हैं, ठीक है ना। जरा देखिए क्या कहता है इस मॉडल के हिसाब से, चाहिए जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या है इस मेटल के अंदर है, और ये इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब भी आप फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करोगे, जैसे ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल गया तो ये हमारा पॉजिटिव आयन बन गया। अब ये पॉजिटिव आयन कैसे होंगे, ये पॉजिटिव आयन, ये बीच बीच में ये पॉजिटिव आयन्स हैं ये, ठीक है। अब ये पॉजिटिव आयन्स चुपचाप ये पड़े हुए हैं, क्योंकि भाई ये क्या है, इनके पास मास ज़्यादा है ना, तो ये चुपचाप ऐसे मेटल में अंदर पड़े हुए हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, देखिए ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इनके पास ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनके पास बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है। कितनी होती है, इनकी जो वेलोसिटी है 10⁵ मीटर पर सेकेंड, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी इनके पास है। लेकिन ये इस वेलोसिटी जब ये चलते हैं, तो क्या होता है, ये टकराते हैं, ठीक है ना, ये टकराते रहते हैं इस तरह से, ये इस तरह से ये टकराते रहते हैं, ठीक है, टकरा रहेंगे। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर हम एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लें तो क्या पाएंगे कि जितने इलेक्ट्रॉन्स आपके इधर गए उतने इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में आता है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो नेट फ्लो होता है, क्या नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कैसा होगा, नेट फ्लो हमारा 0 होगा। नेट फ्लो क्या हो गया, ये 0 हो गया। इस तरह से करंट भी कैसी मिल जाएगी हमको, 0 करंट। यानी यहाँ पे इनकी वेलोसिटी से कोई फायदा हमें नहीं है, ठीक है, क्योंकि फाइनली हमारे पास करंट कैसी है, 0 है। तो ये जो वेलोसिटी होती है ना, दिस इज कॉल्ड थर्मल, दैट इज कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी। अब अगर हम ये मान लें कि अलग अलग जो इलेक्ट्रॉन है सबकी वेलोसिटी अलग अलग है, तो सबका एवरेज कैसा होगा, सबका एवरेज 0 होगा, कभी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी से हमें कुछ फायदा तो मिला नहीं, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि अगर हम इसके एवरेज निकालना चाहें, U1 U2 U3, ठीक है, और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सबका हम सम करके क्या कर दें, इसका एवरेज कर दें, सबका क्या कर दें, सबका एवरेज निकाल दें, तो ये वेलोसिटी क्या होगी, ये 0 के बराबर है, क्योंकि इनके मूवमेंट से कुछ फायदा तो हुआ नहीं। यानी वेलोसिटी कैसी मानेंगे हम लोग, 0 मानेंगे। यानी हमारे पास जो थर्मल वेलोसिटी है वो कैसी है, 0 है। अगला जो टर्म हमारे पास है वो हमें डिस्कस करना है, दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम इस मॉडल को समझेंगे यहाँ पे। तो मीन फ्री पाथ क्या होता है, मीन फ्री पाथ को हम लोग लैम्डा से लिखते हैं। मीन फ्री पाथ क्या है, तो यार देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर रहे हैं, तो ये दो कोलिजन के बीच में देखो, जैसे यहाँ से यहाँ टकराया, यहाँ से यहाँ टकराया, तो दो कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड फ्री पाथ, ठीक है। दो कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, दैट इज कॉल्ड फ्री पाथ। और सारे इस तरह से सबका मीन ले लोगे तो क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। उस डिस्टेंस को क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। दो कंसेक्यूटिव टक्कर में
ठीक है ना। कोई इलेक्ट्रॉन चला, देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो पाथ होगा दैट इज कॉल्ड फ्री पाथ, और इस तरह से सबका मीन ले लोगे तो क्या कहलाएगा, दिस कॉल्ड मीन फ्री पाथ, ठीक है। ऐसे हमारे पास मीन फ्री पाथ बात करते हैं। ऐसे एक टॉपिक हमारा और है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। टाइम ये क्या चीज है, तो देखो रिलैक्सेशन जो टाइम है इसको लिखा जाता है टाउ से। रिलैक्सेशन टाइम इज रिटन एज टाउ, और ये क्या है, ये आप कह सकते हो कि दो टक्कर के बीच का ये टाइम है, टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन, ठीक है। दो कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच का जो टाइम रहता है ये क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। दो कंसेक्यूटिव टक्कर के बीच का जो टाइम है दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो ये हमारे हो गए छोटे छोटे टर्म्स जो हमने देखा क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं करंट का फ्लो होता कैसे है। तो ये तो हमने देखा कि पहले ये चीजें हैं कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, किसी भी अगर ये बैटरी से नहीं जुड़ा हुआ है तो इसमें करंट का फ्लो कैसा है, जीरो है। इसमें करंट का फ्लो कैसा है, जीरो है। लेकिन बात आती है कि जब इसको हम किसी बैटरी से जोड़ देते हैं तो क्या क्या चीजें होती है, जरा इसको देखो ध्यान से। अगर हम क्या करें, इनको किसी बैटरी से जोड़ दें तो यहाँ पे क्या होगा, इसको ध्यान से देखो। देखिए हमारे पास फिर से वही मॉडल आ गया, एक हमारे पास कंडक्टर है, ठीक है ना। इस कंडक्टर को करने क्या जा रहे हैं, इस कंडक्टर को हम बैटरी से जोड़ेंगे, लेकिन इनके पहले याद कर लो कि हमारे पास जिसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, इन फ्री इलेक्ट्रॉनों से हमें कोई भी करंट नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ नेट फ्लो कैसा है, यहाँ नेट फ्लो जीरो है। और ये भी हमें पता है कि भाई जब ये हम बात करते हैं जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, तो हमारे पास ये पॉजिटिव आयंस भी आएंगे, ठीक है, ये पॉजिटिव आयंस भी आएंगे। अब हमने क्या किया, इसको जोड़ दिया किसी बैटरी से, ठीक है, या किसी सेल से इसको जोड़ दिया। देखो हमने इसको क्या किया, किसी एक सेल्स के थ्रू इसको जोड़ दिया। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, करंट का कंडक्शन कैसे होने जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे करंट का फ्लो कैसे होगा। तो जरा देखो, जैसे आपने सेल से जोड़ा, ये टर्मिनल हमारा पॉजिटिव हो गया और ये टर्मिनल हमारा निगेटिव हो गया। और इससे होगा क्या, ये पॉजिटिव नेगेटिव होने से यहाँ पे एक फील्ड, अंदर क्या है, एक फील्ड डेवलप हो गया। और फील्ड डेवलप होने से क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉनों पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। इन इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन तैयार हो गए क्या, चलने के लिए, कहाँ, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कुछ मॉडल ऐसे समझो क्या है कि सपोज करो क्या हुआ, जैसे अभी हम मान करते हैं स्कूल का स्ट्रक्चर लेते हैं। स्कूल अभी बेल लगनी है 8 बजे, अगर बच्चे पहुंच गए हैं 7:30 बजे तो क्या होगा, बच्चे ग्राउंड में क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ऐसे जिगजैग पाथ पे ऐसे दौड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, टकरा रहे हैं, इधर से इस तरह से हो रहा है ऐसा, ठीक है। बट जैसे ही असेंबली की बेल लगती है, सारे कैसे होंगे, सारे स्टूडेंट अलाइन हो जाएंगे कि हमें असेंबली करने जाना है। बस वही मॉडल हमारे यहाँ समझो कि अगर हम बैटरी से हमने नहीं जोड़ा है तो ये इलेक्ट्रॉन जिगजैग पाथ पे आपस में ऐसे टकरा रहे हैं और ये इनका मूवमेंट हो रहा है। जैसे बेल लग गई वैसे क्या हो गया, ये सारे तैयार हो गए कि हमको क्या करना है, असेंबली के लिए लाइन बना के चलना है। बस वही चीज़ होगी, जैसे आपने इसको वोल्टेज दिया, पोटेंशियल दिया, जैसे एक फील्ड डेवलप हुआ, ये इलेक्ट्रॉन तैयार हो गए कि हमें इस तरह चलना है। लेकिन यहाँ होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते हैं और ये बीच बीच में क्या है, ये इलेक्ट्रॉनों से टकरा देते हैं, बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं। इस तरह से टकरा करके, नेचर तो है कि हम चलेंगे इधर, लेकिन ये टकरा टकरा के ऐसे चलते रहते हैं और अपने एनर्जी का लॉस करते हैं। तो इस तरह से ये जो सारे इलेक्ट्रॉन हैं इस तरह से टकराते टकराते इस तरह से चलेंगे और अपनी एनर्जी का लॉस करेंगे, ठीक है ना। तो फाइनली इसके पास जो एक वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। यानी इन सारी वेलोसिटी का एवरेज, इन सारी वेलोसिटी का जो एवरेज होगा दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ये हमारा अगला जो टर्म है दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको अच्छे से याद रखें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको लिखते हैं VD, D आपका क्या हो गया, ये सफिक्स हो गया। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ये कह रहा है कि जब हम किसी कंडक्टर को क्या करते हैं, किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करते हैं दैट वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हमारा मॉडल हो गया जिसमें हम ये समझे कि किस तरह से किसी भी कंडक्टर में करंट का फ्लो कैसे होता है। एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लो
कि ये मॉडल क्या बताता है, ये इलेक्ट्रॉनिक मॉडल ये बताता है कि जैसे आपने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया, यानी जैसे ही आपने इसको बैटरी दिया, इसमें करंट फ्लो होने के फ्लो होना शुरू कर दे रही है, लेकिन इसके पहले क्या करा है, इसके पहले ये कह रहा है कि इनको करंट फ्लो कराने के लिए हमारे पास बेसिक चीज़ें हैं छोटी छोटी। जैसे हमने देखा क्या कि पहले मेटल की बात करेंगे तो यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए भाई, ये ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स थे, इनको एनर्जी मिल जाती है और ये बाहर निकल जाते हैं। फिर हमने टर्म यूज़ किया थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से इस मेटल के अंदर ये चल रहे हैं वही क्या है, दैट इज कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी। और सारी वेलोसिटी का सम करके एवरेज निकाला तो क्या देखा, ये जीरो आ गई। क्यों, क्योंकि इनके मूवमेंट से हमें कोई करंट नहीं मिल रही है, नेट फ्लूइड का जीरो है, तो करंट भी हमारी कैसी है, जीरो है। तो इस तरह से इनकी सारी वेलोसिटी का एवरेज जो निकाला वो कैसा हो गया, जीरो हो गया। अगला टर्म को मिल गया दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ क्या है, तो फ्री पाथ क्या है, तो दो कंसेक्यूटिव टक्कर के बीच का जो टाइम डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड फ्री पाथ। और इस तरह से सारे डिस्टेंस का एवरेज निकालेंगे दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। ऐसे हमारे पास एक टर्म और आता है दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम टाउ। दो कंसेक्यूटिव टक्कर के बीच का जो टाइम इंटरवल है दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। अब बात करता है क्या कि जैसे ही हमने इसको कंडक्टर को जोड़ दिया बैटरी से, अब इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन जिगजैग पाथ में मूव कर रहे थे उन पर फील्ड के चलते क्या होगा, एक फोर्स लगेगा और ये इलेक्ट्रॉन फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलने के लिए तैयार हो गए। अब ये जब चलते हैं इलेक्ट्रॉन तो बीच चलते हैं तो अगले इलेक्ट्रॉन से आयन से टकराते रहते हैं और इस तरह से टकराते टकराते इनके पास एक कांस्टेंट वेलोसिटी मिल जाती है और ये वेलोसिटी कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, यानी इन इलेक्ट्रॉनों की जो एवरेज वेलोसिटी है दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये बहुत कम होती है, ये लगभग 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड हो जाती है। कहाँ इलेक्ट्रॉन इस स्पीड से चल रहे थे, 10⁵, इनके पास जो स्पीड से 10⁵ मीटर पर सेकेंड थी। ठीक है, और जैसे ही हमने देखा कि बैटरी लगा करके इसको मूव कराया इलेक्ट्रॉनों को, देखा गया इनके पास जो वेलोसिटी आ गई दैट इज द 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड की आ गई। ये हमारा बेसिक मॉडल हो गया जिसमें हमने देखा क्या कि कैसे हम लोग कंडक्शन कराते हैं किसी कंडक्टर